आज पीएफआर तृतीय के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगवाद काव्य धारा की विशेषताएं। अब तक हमने जो काव्य धारा की विशेषताएं का अध्ययन किया है उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, फिर प्रगतिवाद युग की विशेषताएं देखी थी। उसी क्रम में आगे प्रयोगवादी काव्य धारा का जन्म होता है। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य धारा और छायावादी काव्य धारा और प्रयोगवादी काव्य धारा के बीच में एक छायावादोत्तर काव्य धारा भी चलती है और उसमें उसे हालावाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखी गई और उस दौरान विशेष रूप से हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बेहद लोकप्रिय हुई। मधु कलश और मधुशाला के नाम से एकांत निमंत्रण आदि कविता संग्रह उनके काफी परिचित हुए, जिन्हें हालावाद कहा गया। यानी हाला जीवन की मस्ती या जीवन के आनंद के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया। लेकिन वो काव्य धारा एक परंपरा के रूप में आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान जो महत्वपूर्ण काव्य धारा थी वो प्रयोगवादी काव्य धारा थी, जो प्रगतिवाद के तुरंत बाद इसका अस्तित्व आता है और इसमें कई बड़े कवि हुए और जिन्होंने हिंदी काव्य धारा को प्रभावित किया। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत जो कविता की धारा थी उसकी शुरुआत 1943 में होती है। यानी 1943 में जो काव्य धारा की शुरुआत होती है वह मुख्य रूप से तार सप्तक नामक पुस्तक के प्रकाशन से होती है। यानी तार सप्तक पुस्तक का प्रकाशन 1943 में होता है और इसी से प्रयोगवादी काव्य धारा का जन्म माना जाता है। इसके मुख्य संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे, जो अपना संक्षिप्त में नाम सिर्फ अज्ञेय लिखते थे और अज्ञेय नाम से ही विख्यात। तो अज्ञेय के संपादकत्व में जो तार सप्तक कविता निकलती है 1943 में, वह कविता उस काव्य संग्रह ने विशेष रूप से हिंदी काव्य धारा को प्रभावित किया और इसमें 7 नए कवियों की कविताएं थी और ये सभी कवि अभिव्यक्ति को चुनौती मानते थे। यानी कवि मानते थे कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें किस तरह कविता को प्रस्तुत किया जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण जो 7 कवि थे उनमें जो प्रमुख थे वे थे भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे। ये जो 7 कवि थे, ये 7 कवि मानते थे कि जो प्रयोगवाद की धारा है, ये प्रयोगवादी कविता है, उस प्रयोगवादी कविता का कवि यह मानता है कि स्थितियां बदल गई हैं और बदली स्थितियों में कविता के विषय और कविता की अभिव्यक्ति शैली भी नए हो चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रयोग करना चाहिए और इसी प्रयोग को वो अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है अज्ञेय ने और उन्होंने कहा है कि कवि की मुख्य समस्या संप्रेषण की होती है, यानी अभिव्यक्ति की होती है कि किस तरह पाठक तक अपनी बात पहुंचाया जाए और किस भाषा का प्रयोग करे या किस शिल्प का प्रयोग करे जिससे उसके भाव सही रूप में पाठक तक पहुंच सके। इसलिए संप्रेषण की समस्या को उन्होंने मुख्य समस्या माना। इसीलिए कवियों ने स्वयं को राहों के अन्वेषी के रूप में अपनी व्याख्या की कि हम विभिन्न प्रयोग के या विभिन्न राहों के अन्वेषी के रूप में उन्हें माना जा सकता है, जो निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि वे नए राहों की खोज कर रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। यानी कवि ये मानता है कि नए राहों की खोज करना और नए प्रयोग करना प्रयोगवादी कविता की विशेषता है और इसीलिए इसका कारण यह है कि वह प्रगतिवादी एक रस्ता से दूरी बनाते हैं। यानी प्रयोगवादी कवि मानते थे
कि प्रगतिवादी कविता जो थी वो एक रस हो गई है, यानी उसमें केवल क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही है, यानी उसमें विचारधारा का दबाव है। इसीलिए प्रयोगवादी कवि किसी एक विचारधारा से नहीं बंधते। तो इस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा जो साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा को महत्व देती थी, वह धीरे धीरे एक रस हो गई थी, एक रूप में आ चुकी थी। और इसीलिए प्रयोगवादी जो कवि है वह अपनी किसी विचारधारा के ऊपर कविता नहीं लिखता या विचारधारा को कविता में महत्व नहीं देता। प्रगतिवादी निर्वैयक्तिकता के स्थान पर वैयक्तिकता, यानी प्रगतिवादी कवि समाज की चिंता करता था, उसमें व्यक्तिगत अनुभूति की चिंता नहीं होती थी। तो प्रयोगवादी कवि उसकी जगह पर अपनी वैयक्तिकता या वैयक्तिक अनुभूति को महत्व देता है। लेकिन दूसरे स्तर पर यदि देखें तो छायावादी काल्पनिकता के स्थान पर यथार्थ पर बल देता है, यानी छायावाद में भी काल्पनिकता थी और छायावाद में वैयक्तिकता भी थी, लेकिन छायावादी कवि की वैयक्तिकता जो थी वो कई बार काल्पनिक अनुभूति या स्वप्न की अनुभूति को महत्व देते। छायावादी कवि कल्पना में जीता है, लेकिन प्रयोगवादी कवि यथार्थ को महत्व देता है। तो इस प्रकार हम दोनों धाराओं को यदि देखें, यानी प्रयोगवाद के पहले जो प्रगतिवादी धारा थी और प्रगतिवादी धारा से पहले जो प्रयोगवादी धारा थी, इन दोनों को यदि ध्यान में रखा जाए तो छायावाद की व्यक्तिगत अनुभूति प्रयोगवाद में है, लेकिन छायावाद की व्यक्तिगत अनुभूति कल्पना पर आधारित थी, जबकि प्रयोगवाद की व्यक्तिगत अनुभूति यथार्थ पर आधारित है। प्रगतिवादी कविता सामाजिक यथार्थ पर बल देती है, मार्क्सवाद की विचारधारा पर बल देती है, लेकिन प्रयोगवादी कविता किसी विचारधारा को नहीं मानती। इस प्रकार प्रगतिवादी धारा और छायावादी धारा कि कुछ बिंदुओं पर इसकी समानता और असमानता देखी जा सकती है। प्रयोगवादी कवि यह मानता था कि 1940 के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो नए विषय को महत्व देती हैं और उनमें क्षण का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर हम 1940 के आसपास की स्थितियों को देखें तो एक विश्व युद्ध हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो विश्व में परिस्थितियां बदल गई थी और मानव के सामने नए नए ढंग की चुनौतियां आ गई थी। इसलिए कवि यह मानता है कि प्रयोगवाद की परिस्थितियां जो थी वह क्षण के महत्व को महत्व देती है, उसमें बौद्धिक आकर्षण है, अरागत्मकता है, यानी वह बौद्धिकता को प्रश्रय देती है, लेकिन बौद्धिकता के साथ साथ रागात्मकता भी है, प्रेम तत्व भी वो महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व युद्ध की परिस्थितियों के कारण जो नए प्रभाव जमे थे उसने मनुष्य को नए नए भावों के बीच छोड़ दिया था, यानी जैसे वो अस्तित्ववाद यानी अपनी स्थिति या अपने परिचय को लेकर मनुष्य में एक संदेह पैदा हो गया था। वह काम वासना को नए रूप में देखने लगा था, सारे संबंध नए हो गए थे और एक प्रकार की निराशा भावना भी हो गई, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगे थे, लोगों की मौतें होने लगी थी, इससे लोगों के आपसी संबंध बिगड़ गए थे, उनके प्रेम संबंध, प्रेम के प्रति दृष्टि बदल गई थी, उनके जीवन के प्रति निराशा की भावना हो गई थी। वो जीवन जीने के लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ने लगे थे और उन्हें पूरी दुनिया स्वार्थ लगने लगी थी, वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे थे। इन सब परिस्थितियों ने एक तरह से नए विषयों को मनुष्यों के सामने छोड़ा और उसे कवियों ने स्वीकार किया। वह लघुता की बात करने लगा, यानी कवि एक छोटे से जीवन में अपने छोटे से अस्तित्व की बात करता है और उसकी सार्थकता पर प्रश्न उठाता है। वह ईश्वर से दूर होकर अनास्था की बात करता है, उसे लगता है कि परंपरागत काव्य मूल्य अब बेकार हो गए हैं, इसलिए वो परंपरागत काव्य मूल्यों का विरोध करता है, वो नए प्रतीक, नए उपमानों की बात करता है। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि विश्व युद्ध के आसपास जन्मे हुई परिस्थितियों के विषय को चुनता है और इस विषय को चुनने के क्रम में वह यह महसूस करता है कि कविता की जो धारा है उस कविता को नए अभिव्यक्ति के साधनों की आवश्यकता है,
या नए विषयों के लिए नए अभिव्यक्ति के साधन को ढूंढना पड़ेगा, और इसीलिए अभिव्यक्ति को नए साधन की तलाश करता है और नए शिल्प की अवधारणा को उसकी आवश्यकता पर वो बल देता है। तो प्रयोगवादी कवि इस प्रकार नए रूप में नई नई चीजों की बात करता है और कई अनेक स्तरों पर अपनी कविता को प्रस्तुत करता है। प्रयोगवादी जो कविता है वो मूल रूप से तार सप्तक संग्रह की कविता है 7 कवियों की, जो 1943 में प्रकाशित हुई। लेकिन उसके बाद फिर 1951 में 7 कवियों का एक और संग्रह आया और उसका नाम रखा गया दूसरा सप्तक। इस प्रकार अज्ञेय के संपादन में क्रम सप्तकों का बना रहा और फिर इसके बाद 1959 में एक और संग्रह 7 कवियों का आता है जिसका नाम है तीसरा सप्तक, और फिर 1979 में चौथा सप्तक नाम से चौथा सप्तक आता है। तो इस प्रकार 4 सप्तक में 7-7 कवियों की जो रचनाएं थी उन्हें प्रयोगवादी या उन्हें प्रयोगशील कवि के रूप में माना गया और इसी से प्रयोगवाद कविता की विशेषताएं अर्जित की जाती हैं। इसी दौरान एक और धारा निकली थी और बिहार में के 3 कवियों ने यानी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने, इन 3 कवियों ने मिलकर नकेनवाद चलाया जिसे प्रपद्यवाद भी कहा गया। ये भी शिल्प को महत्वपूर्ण मानते थे, यानी कविता में शिल्प को महत्वपूर्ण मानते थे और इन्होंने अपने समय की कई विकृतियों को यानी यौन विकृतियों या अन्य विकृतियों को भी अपनी कविता में स्थान दिया, यानी सारे नए चीजों को स्वीकार किया। एक प्रकार से इन्होंने भी कविता के विषय में शिल्प के विषय में प्रयोग किया और इन्हें नकेन कहा गया। यानी नकेन में तीनों के नाम आते हैं, न से नलिन बिलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर न से नरेश। 3 कवियों ने नकेनवाद या प्रपद्यवाद भी चलाया था, लेकिन यह धारा आगे नहीं हो पाई, आगे नहीं चल पाई, क्योंकि इसमें बौद्धिकता का बहुत ज्यादा बोलबाला था और इनकी जो विशेषताएं थी उन विकृतियों को या विषयों को या शिल्प पर बल को आगे के कवियों ने नहीं स्वीकारा। लेकिन फिर भी प्रयोगवाद की धारा काफी हद तक चलती रही, जो बाद में आगे चलकर 60 के दशक के बाद धीरे धीरे करके अब वह नई कविता में परिवर्तित होगी। यानी प्रयोगवादी जो कविता की धारा थी या जो प्रयोगवादी कवि थे वे आगे चलकर नए कविता की धारा में मिल गए और उनका जो रूप था वो थोड़ा सा बदल गया और वह नई कविता के कवि कहलाने लगे। तो नई कविता के कवि या जो नए कवि थे उनका जन्म भी प्रयोगवादी परंपरा में से ही माना जा सकता है। प्रयोगवाद में जब शिल्प पर बल कम हो जाता है वह नई कविता में परिवर्तित हो जाता है। यानी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता में जो मूल अंतर है वह है उनके शिल्प के स्तर पर है, कि जिस कविता में यदि शिल्प पर बल दिया जाए, अभिव्यक्ति कौशल पर बल दिया जाए, वह कविता प्रयोगवादी कविता है। और जब शिल्प की यह समस्या खत्म हो जाती है या कवि शिल्प पर बहुत ज्यादा बात नहीं करता या बहुत ज्यादा बल नहीं देता, तो वही कविता नई कविता हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में सबसे महत्वपूर्ण कवि अज्ञेय ही रहे जिन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन उसके बाद भी कवियों ने उस रूप को ध्यान रखा और कई कवियों ने कभी महत्वपूर्ण रचनाएं की। प्रयोगवाद की जो प्रमुख कवि थे उनकी प्रमुख रचनाओं पर यदि हम ध्यान दें तो सर्वप्रथम अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं हैं इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, सागर मुद्रा, सुनहले सहवाल, मरुथल, कितनी नावों में कितनी बार। इसके अतिरिक्त कई जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को सदा नीरा नाम से ग्रंथ में संग्रहित किया गया। यानी कवि की अज्ञेय की संपूर्ण कविताएं सदा नीरा काव्य संग्रह में मिल जाती हैं जो 2 खंडों में उपलब्ध है। अज्ञेय की जो प्रमुख कविता संग्रह है उसमें एक महत्वपूर्ण है आंगन के पार द्वार,
जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में। और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है कितनी नावों में कितनी बार, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में। इस प्रकार ये की जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वह हिंदी काव्य जगत में बेहद प्रशंसनीय रही है। इसके अलावा प्रभाकर माचवर की कविता है अनुक्षण, और दूसरा है स्वप्न भंग। प्रभाकर माचवे की भी दो रचनाएं जो प्रयोगवादी रचनाएं मानी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारत भूषण अग्रवाल की कविता है उतना वह सूरज है। ये काव्य संग्रह भी इनकी प्रयोगवादी कविता के अंतर्गत आ सकती है। इसके अंतर्गत फिर नेमीचंद जैन की रचना एकांत को भी प्रयोगवादी कविता संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञे, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल और नेमीचंद जैन की जो रचनाएं हैं वह प्रयोगवादी रचनाएं मानी जा सकती है। इस प्रकार आज प्रयोगवाद के संदर्भ में दो तीन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रयोगवादी कविता 1943 से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत तार सप्तक का प्रकाशन होता है, जिसके संपादक अज्ञे रहते हैं और जिसमें 7 कवियों की कविताओं का संग्रह होता है। इन कविताओं के संग्रह में कवि ने यह ध्यान रखा है कि ये सारे कवि नए विषय और नए शिल्प के प्रति प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें राहों का अन्वेषी कहा। यानी प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषता है कि प्रयोगवादी कविता प्रयोग करती है अपने शिल्प के स्तर पर, अभिव्यक्ति शैली के स्तर पर। यानी प्रयोगवादी कवि ये मानता है कि विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में नए विषय हैं और नए विषय को प्रस्तुत करने के लिए नए अभिव्यंजना शिल्प या नए काव्य शिल्प की आवश्यकता है। ये प्रयोगवाद की विशेषता है जो अन्य काव्य धाराओं से अलग करती है। इसकी हम प्रमुख विशेषताओं की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे, जिसमें हम प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को क्रम से व्याख्यायित करेंगे।